हेलो बच्चों, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों, आपके लिए एक और नया सेशन लेके आया हूँ केमिकल बॉन्डिंग का, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने जाएंगे एक छोटे से टॉपिक पर जिसका नाम है बॉन्ड एंगल। भले ही ये टॉपिक छोटा है बट इस पे से हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। अब चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थ्रू आए या फिर वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिक्स होके आए, बॉन्ड एंगल एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जिसका क्वेश्चन हर साल एक ना एक नीट के पेपर में आता है और साथ ही साथ जेईई में भी एक क्वेश्चन हर साल आता है। ये एक क्वेश्चन की भाई बहुत इंपॉर्टेंस होती है, आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से हर टॉपिक में से कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन पर से क्वेश्चन बनता ही बनता है। बॉन्ड एंगल उन टॉपिक में से एक सबसे ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक पर से कंफर्म है इस साल आया था, अगली साल भी आएगा, डेफिनेटली आएगा। क्लियर है? अब मेन दिक्कत बॉन्ड एंगल नहीं है, मेन दिक्कत तब आती है जब हमें डिफरेंट कंपाउंड्स के बॉन्ड एंगल को अरेंज करना पड़ता है तब। क्लियर है? बॉन्ड एंगल में कुछ है ही नहीं, सीधा सा है, दो बॉन्ड के बीच के एंगल को हम बॉन्ड एंगल कहते हैं। बट इतना आसान वो पेपर वाले नहीं रखते हैं। वो असल में आपको दो तीन कंपाउंड्स बता देंगे और आपसे बोलेंगे कि इनका बॉन्ड एंगल का ऑर्डर लगाइए, किसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा है और किसका बॉन्ड एंगल सबसे कम है। तो उन ऑर्डर्स को सही करने के लिए अगर आपने मेरा आज का सेशन ध्यान से नहीं सुना तो वो क्वेश्चन नहीं हिलेगा बच्चों पेपर में। अगर ढंग से नोट्स बना लिया आज के सेशन के, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा लेंदी भी नहीं है, 4 चीज़ें सिखाऊंगा मात्र, अगर उन्हें ढंग से दिमाग लगा के सुन लिया, डेफिनेटली कभी गलत आंसर नहीं होगा तुम्हारा बॉन्ड एंगल का। ये मेरी शर्त है और गारंटी भी है। एक्सेप्शन है वो भी बता दूंगा और बाकी हर जगह रूल मेरा चिपकेगा जो मैं बता के जाऊँगा आज। क्लियर है? इस सेशन में तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि हर साल इस पे से क्वेश्चन आता ही आता है, इस साल भी आएगा, डेफिनेटली आएगा। क्लियर है? तो एक ट्रिक सिखाऊंगा, ट्रिक क्या, रूल सिखा दूंगा आपको 3 या 4, ठीक है ना, जिसको अगर आप ध्यान से सुन लोगे तो आपके बॉन्ड एंगल के ऑर्डर कभी भी गलत नहीं होंगे। दैट्स इट। और आपको रटने भी नहीं पड़ेंगे सबके बॉन्ड एंगल, किसका कितना है किसका कितना है। आपको केवल ऑर्डर्स बनाने आने चाहिए। क्या? ऑर्डर्स लगाने आने चाहिए, क्योंकि उसी पे से ही क्वेश्चन आता है। बॉन्ड एंगल पे क्वेश्चन नहीं पूछता वो सीधा सीधा, वो आपको 2-3 कंपाउंड बना के दे देगा और बोलेगा इन कंपाउंड्स का बॉन्ड ऑर्डर में आप अरेंज करिए, किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है किसका बॉन्ड ऑर्डर कम है। क्लियर है? तो आज इसी टॉपिक पर मैं डिस्कशन करूंगा। ये सेशन पूरा बॉन्ड एंगल के लिए ही डिस्कस करेंगे। क्लियर है? बॉन्ड एंगल आपको निकालने की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे अपन? बॉन्ड एंगल। बॉन्ड ऑर्डर नहीं है, गलत बोल दिया मैंने 1-2 जगह, प्लीज आप उसको एडिट करके बॉन्ड एंगल कर लीजिएगा। क्लियर है? तो अपन बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो कंपाउंड्स आपको डिफरेंट बना देगा और पूछेगा किस कंपाउंड का बॉन्ड एंगल ज्यादा है, किस कंपाउंड का बॉन्ड एंगल कम है। क्लियर है? बहुत इजी है, ध्यान से सुनिएगा। तो शुरू करने जा रहे हैं हाउ टू अरेंज बॉन्ड एंगल्स। क्लियर है? तो अरेंजमेंट से पहले बेसिक सी घिसी-पिटी प्रथा है भाई, मैं भी बता रहा हूं। बॉन्ड एंगल की डेफिनेशन सुन लो, सिंपल सी बात क्या है? एंगल बिटवीन 2 बॉन्ड इज कॉल्ड अ बॉन्ड एंगल। 2 बॉन्ड्स के बीच के एंगल को हम बॉन्ड एंगल कहते हैं। बस सिंपल सी बात। एक एलिमेंट ये रहा, 2 ये रहे, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, इन दोनों बॉन्ड के बीच का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर, सॉरी बॉन्ड एंगल, दैट इज कॉल्ड अ बॉन्ड एंगल, जिसे अपन थीटा से मेंशन करते हैं। किससे मेंशन करते हैं? थीटा से। दैट्स इट। क्लियर है? एग्जांपल के तौर पे आप लिखना चाहो तो CO2 में बॉन्ड एंगल कितना है? थीटा 180। ये NH3 इसका फेमस एग्जांपल है। NH3 का बॉन्ड एंगल कितना है? थीटा 107.8 डिग्री। कितना? 107.8 डिग्री। CO2 में 180 डिग्री। क्लियर है? तो बॉन्ड एंगल एक सिंपल सा एंगल है, किसके बीच का? 2 बॉन्ड के बीच का। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड अ बॉन्ड एंगल। अब पेपर में ये नहीं पूछता, पेपर में आपको वो अरेंज करवाएगा बॉन्ड एंगल्स, डिफरेंट कंपाउंड बना के दे देगा और आपसे बोलेगा इनको इनके बॉन्ड एंगल के ऑर्डर में अरेंज करिएगा, इनको इनके बॉन्ड एंगल के ऑर्डर्स में अरेंज करिएगा। तो अब रूल सिखा रहा हूं, जिन रूल्स को आपको फॉलो करना है, याद रखना है, जिस बेसिस पे बॉन्ड एंगल को अरेंज किया जाता है। तो रूल्स फॉर अरेंजिंग बॉन्ड एंगल ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, जिन रूल्स के बेसिस पे हम बॉन्ड एंगल को अरेंज करेंगे डिफरेंट कंपाउंड्स के। क्लियर है? तो बेसिक से रूल है 3, ये 4 पढ़ाऊंगा वैसे तो मैं। क्लियर है? 3 पढ़ाऊंगा, उसी को ही 4 में डिवाइड कर देंगे अपन, ठीक है ना। तो रूल नंबर 1, तो डायरेक्ट मैं रूल पे आ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट वही है क्योंकि इन्हीं को समझना मेन है बॉन्ड एंगल को अगर आपको अरेंज करना है तो। रूल नंबर 1,
हमें जिस कंपाउंड के बॉन्ड एंगल्स लगाने हैं उन सभी कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन पता होनी चाहिए। तो स्टेप नंबर 1 बोल दीजिए, चाहे रूल नंबर 1 बोल दीजिए, वो आपकी मर्जी है जैसा आपको लिखना है। तो सबसे पहला रूल है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। जब भी आप बॉन्ड एंगल के ऑर्डर अरेंज कर रहे हो तो सबसे पहला जो अरेंजमेंट आपके दिमाग में आना चाहिए, किस बेसिस पे आना चाहिए, वो आना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको एग्जाम्पल दे दिया कुछ और आपसे बोला जाए कि इनको इनके बॉन्ड एंगल के ऑर्डर में अरेंज करिए, तो सबसे पहली जो रूल आपके दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए वो करनी चाहिए उन कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन पता है तो आपको आगे वाले रूल्स यूज ही नहीं करने पड़ेंगे, तो स्टेप वाइज यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले जो भी एग्जांपल दे रखा हो उन सब की आपको हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेनी चाहिए। और ध्यान से समझ लेना, आपको जनरली इन्हीं तीनों हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ती है और एक्स्ट्रा कंपाउंड देता ही नहीं है वो। इन्हीं तीनों हाइब्रिडाइजेशन में घुमा फिरा के क्वेश्चन देता है, मैं ये भी बात आपको कंफर्म कर दे रहा हूँ। इन्हीं तीनों हाइब्रिडाइजेशन में वो घुमा फिरा के क्वेश्चन देता है घिसे पिटे, और इन्हीं तीनों में ही समा जाएंगे सारे क्वेश्चंस। क्लियर है? तो सबसे पहले उन कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेना। तो जनरली 3 हाइब्रिडाइजेशन पे काम चलता है इस तरीके से, sp3, sp2 एंड sp। ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं तीनों हाइब्रिडाइजेशन के ही आते हैं, याद रख लो, इन्हीं तीनों हाइब्रिडाइजेशन के ही क्वेश्चन आते हैं। sp3d, sp3d2 उन पे क्वेश्चन नहीं बनता, जनरली इन्हीं तीनों हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चन बन के आता है। तो सबसे पहले अगर आपको अरेंज करना है किसी एग्जाम्पल को बॉन्ड एंगल के अरेंजमेंट में, तो आपको उन कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन पता होनी चाहिए। क्लियर है? जैसे सपोज करो किसी की sp3 आ रही है, किसी की sp2 आ रही है, किसी की sp आ रही है, तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे आपको ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल सिखा चुका हूँ। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, और उसमें जो एंगल आया था वो आया था 109 डिग्री 28 मिनट। तो अगर किसी कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन नहीं आ रही है तो सीधा आंसर आपको दिमाग में आना चाहिए कि बॉन्ड एंगल इतना होता है। अगर किसी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन sp2 तो उसके अंदर बॉन्ड एंगल इतना निकल के आता है, और किसी कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन sp तो उसके अंदर बॉन्ड एंगल इतना निकल के आता है। तो इन शॉर्ट अगर आपको कोई एग्जांपल दिया और उसमें 3 एग्जांपल दिया आपको, जैसे कि एक बोल दिया उन्होंने NH3, क्लियर है, दूसरा बोल दिया उन्होंने BF3, तीसरा बोल दिया उन्होंने BeCl2, ये 3 आपको एग्जाम्पल दे दिए। अब आपसे पूछा जाए बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे कम किसका होगा, कुछ नहीं, हाइब्रिडाइजेशन निकालो, sp3 हाइब्रिड, sp2 हाइब्रिड एंड sp हाइब्रिड। हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखा चुका हूं Z के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव चार्ज ऑन सेंट्रल एटम माइनस पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम अराउंड द सेंट्रल एटम। क्लियर है? तो इसकी sp3, इसकी sp2, उसकी sp, और उस z को हम डिवाइड बाय, जो भी निकल के आता है वो डिवाइड बाय 2 मार के z निकालते हैं, और z पता लग जाए तो हाइब्रिडाइजेशन आसानी से आ जाती है। तो NH3 की हाइब्रिडाइजेशन sp3, BF3 की sp2, BeCl2 की sp। तो हाइब्रिडाइजेशन आ गई, बॉन्ड एंगल खत्म, आंसर। क्योंकि आपको पता है sp हाइब्रिड का बॉन्ड एंगल 180 होता है, sp2 का 120 होता है, sp3 का 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो अगर आपको ऐसा एग्जांपल दे जिसमें अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन मिल रही है उन कंपाउंड की, तो उनकी हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे या बॉन्ड एंगल्स को लगा सकते हैं। डेफिनेटली BeCl2 का हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू BF3 एंड NH3। क्लियर है? ऑन द बेसिस ऑफ इट्स हाइब्रिडाइजेशन। तो पहला रूल नंबर 1, अगर आपको कोई एग्जाम्पल दिया है तो आप पहले ये चेक कर लें कि उसमें जो कंपाउंड्स बना रखे हैं क्या उनकी हाइब्रिडाइजेशन अलग है या सेम है। क्लियर है? अलग है तो आंसर निकल ही जाना है, 3 ही हाइब्रिडाइजेशन पे आता है क्वेश्चन, sp3, sp2 एंड sp। क्लियर है? अगर हाइब्रिडाइजेशन अलग है सीधा आंसर देखेगा तुम्हें, sp हाइब्रिड का सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होता है और sp3 हाइब्रिड का सबसे कम बॉन्ड एंगल। वैल्यूज दे रखी हैं, ये आपको रटी हुई होनी चाहिए। sp3 में हमें 109 डिग्री 28 मिनट दिखता है, sp2 में 120 और sp में 180, और स्ट्रक्चर भी बना दिया। दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। कौन सी है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये कौन सी है? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। और ये कौन सी है? लीनियर। क्लियर है? तीनों के बॉन्ड एंगल आपको रटे हुए होने चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइब्रिडाइजेशन। इसी का एग्जांपल देखो भाई, पहले रूल नंबर 1 का। सपोज करो आपको पेपर में अरेंज करने को दिया गया किस किस के बीच में, CCl4, BCl3 और BeCl2 का। आपसे पूछेगा बॉन्ड एंगल, ऐसे तो फॉर्मूले से थोड़ी याद होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से। क्लियर है? आपको बोला गया कि CCl4, BCl3 और BeCl2 में सबसे ज्यादा किस कंपाउंड का बॉन्ड एंगल होगा। आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे, हर साल आता है, हर साल एक क्वेश्चन आता है। क्लियर है? तो किस बेसिस पे अरेंज करेंगे? उनकी हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालो, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगी बच्चों sp3, इसकी निकल के आएगी sp2 और इसकी निकल के आएगी sp। कैसे निकाला? z के अकॉर्डिंग।
इसके लिए z आता है 4, इसके लिए 3, उसके लिए 2। सिखा चुका हूँ z के बेसिस पे कैसे निकालते हैं, और इनका z निकालना भी सब कुछ सिखा चुका हूँ। जिसको नहीं पता वो जाके पहले हाइब्रिडाइजेशन वाले कंसेप्ट को क्लियर करे तब यहाँ पर आए, क्योंकि ये कंसेप्ट तभी समझ में आएगा जब आपको हाइब्रिडाइजेशन प्रॉपर तरीके से आती होगी। क्लियर है? तो sp3 sp एंड sp2 सॉरी sp3 sp2 एंड sp 3 हाइब्रिडाइजेशन मिल गई। आपको पता है इसमें बॉन्ड एंगल इतना मिलता है, इसके केस में बॉन्ड एंगल इतना मिलता है, और इसके केस में बॉन्ड एंगल इतना मिलता है। तो आपको तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर लगाओ। BeCl2 का सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल, फिर BeCl3 एंड देन CCl4। किसके बेसिस पे? हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? हाइब्रिडाइजेशन। तो इन शॉर्ट रूल नंबर फर्स्ट, जब भी हम बॉन्ड एंगल अरेंज करें तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना है कि उन कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन तो अलग नहीं है, उन कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन तो अलग नहीं है। क्लियर है? तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, क्योंकि उसी से आंसर निकल जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। मोस्ट ऑफ द केसेस में रूल नंबर फर्स्ट से ही आंसर आ जाते हैं ज़्यादातर। क्लियर है? बट अगर किसी वजह से हाइब्रिडाइजेशन जो भी आपको कंपाउंड्स दिए उन सब की हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रही है, तब क्या करेंगे? तो ये तो सर आपने एक रूल बता दिया कि हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे लगा देना। बट अगर ऐसे कंपाउंड्स दे दें जिनकी हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाए, तब क्या करेंगे? आगे पीछे झांकेंगे? बिल्कुल नहीं, रूल नंबर 2 पे कूदेंगे। किस पे कूदेंगे? रूल नंबर 2। आगे पीछे झांकने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर है? तो अगर किसी वजह से हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गई, क्या हो गई? हाइब्रिडाइजेशन उन कंपाउंड्स की जो दे रखे हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गई, तब हम क्या करेंगे? तब सुनना, इफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इज सेम, आ गया क्या? अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाए तब सबसे पहले चेक करना लोन पेयर्स को। देन नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम डिसाइड द बॉन्ड एंगल। तब क्या होता है, जो सेंट्रल एटम है, जैसे NH3 में N हो गया, H2O में O हो गया, क्लियर है, SO2 में S हो गया, क्लियर है। तो ये जो सेंट्रल एटम है इसके ऊपर जो लोन पेयर है उनकी मदद से बॉन्ड एंगल डिसाइड किया जाता है। क्लियर है? तो अगर किसी वजह से मॉलिक्यूल्स में अगर हाइब्रिडाइजेशन हमें सेम मिल जाए तो उनके जो सेंट्रल एटम होंगे उनके बेसिस पे हम बॉन्ड एंगल डिसाइड करेंगे। कंसेप्ट क्या है? ये रहा, नंबर ऑफ लोन पेयर जितने ज्यादा, ये मतलब ये साइन रिजेंबल करता है इंक्रीमेंट को और डाउनवर्ड एरो रिप्रेजेंट करता है डिक्रीमेंट को। तो रूल सुनना क्या है, लोन पेयर के अकॉर्डिंग कैसे देखेंगे। अगर किसी के सेंट्रल एटम पे लोन पेयर क्या है, ज्यादा है, तो उस कंडीशन में उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम, बिकॉज ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। क्योंकि वो बोलती है कि लोन पेयर रिपल्शन मैक्सिमम होता है किससे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से, एंड ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है किससे, सॉरी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है किससे, बॉन्ड पेयर रिपल्शन से। सिंपल सी बात है, जितने ज्यादा आप लोन पेयर बढ़ाओगे उतने ज्यादा लोन पेयर रिपल्शन बढ़ेगा, और जितना ज्यादा ये बढ़ेगा एंगल कॉन्ट्रैक्ट होता चलेगा। अभी दिखाऊंगा रीजन, तो ये रीजन आएगा भी आगे जाके। क्लियर है? तो जितने ज्यादा आप लोन पेयर रखोगे उतना कम बॉन्ड एंगल निकलेगा, जितने ज्यादा आप लोन पेयर रखोगे सेंट्रल एटम पे उतना कम बॉन्ड एंगल निकलेगा। अब एग्जांपल देखो तब समझ में आएगा। और क्लियर है? जैसे कि एग्जांपल है बेसिक सा, CH4 NH3 और H2 होगा, CH4 NH3 and H2 होगा। हाइब्रिडाइजेशन देखो, sp3 इसकी भी sp3, इसकी भी sp3, निकालना सिखा चुका हूं, निकाल लीजिएगा। तो अब जरा बताओ अब कैसे निकालेंगे। सर ये तीनों कंपाउंड की तो हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रही है, तो बॉन्ड एंगल सेम होने चाहिए। बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर लोन पेयर डिफरेंट है, इसमें एक भी नहीं है, इसमें एक लोन पेयर है, उसमें दो लोन पेयर है। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन से आंसर नहीं आ पा रहा है तो आप उन कंपाउंड या उन मॉलिक्यूल्स में लोन पेयर चेक करिएगा। तो जब हमने चेक किया तो CH4 में तो 0 लोन पेयर आते हैं, NH3 में 1 लोन पेयर आता है, और वाटर में 2 लोन पेयर। निकालना सिखा चुका हूं लोन पेयर, Z माइनस बॉन्ड पेयर्स या Z माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स। Z आप निकाल रख सकते हैं, फॉर्मूला आपको पता है। हाइब्रिडाइजेशन सीख के आओ तब यहाँ पे क्लियर होगा। क्लियर है? तो Z आ गया, Z में से नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम माइनस कर दीजिएगा तो लोन पेयर। इसके लिए Z आएगा, इन सब के लिए Z आएगा 4, 4 में से जरा 4 माइनस कर 0, 4 में से जरा 3 माइनस कर 1, 4 में से जरा H2 2 माइनस कर 2 बचेंगे। क्लियर है? तो Z माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम बोलो या बॉन्ड पेयर्स बोलो, वो लोन पेयर की संख्या। तो CH4 में 0 है, NH3 में 1 है, H2O में 2 है। तो अब लोन पेयर का कंसेप्ट क्या था कि सेंट्रल एटम पे जितने ज्यादा लोन पेयर बॉन्ड एंगल उतना कम। क्या? सेंट्रल एटम पे जितने ज्यादा लोन पेयर उतना बॉन्ड एंगल कम। बिल्कुल सही बात, बनाए मैंने जब स्ट्रक्चर
CH4 में हमें बॉन्ड एंगल मिलता है 109 डिग्री 28 मिनट, प्रैक्टिकल वैल्यू है। NH3 में हमें जो बॉन्ड एंगल मिलता है 107 डिग्री 107.8 डिग्री, और वाटर में जो हमें बॉन्ड एंगल मिलता है वो 109 डिग्री। अब इसका कारण क्या है? एक ही कारण है, लोन पेयर रिपल्शन मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन मोर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन, अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। सिंपल सी कंसेप्ट। क्या CH4 में कोई लोन पेयर है क्या? बिल्कुल नहीं, आराम से इजीली अरेंज हो सकते हैं बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से। और कितना अटेन कर लिया उन्होंने? 109 डिग्री 28 मिनट। बट जैसे मैं NH3 पे आया उसमें एक लोन पेयर मिल गया मुझे। कितने मिल गए? एक। और वाटर पे आया तो वहां पे 2 मिल गए। तो जैसे ही मैं NH3 पे आया तो ऐसा क्या हुआ स्ट्रक्चर में कि बॉन्ड एंगल 109 से घट के 107 रह गया, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग तो 109 डिग्री 28 मिनट आना चाहिए था, बट मिल कितना रहा है प्रैक्टिकली? 107.8 डिग्री। तो ऐसा क्या हुआ? कुछ नहीं, रिपल्शन हुआ। क्योंकि ये लोन पेयर आया तो इधर रिपल्शन लगेगा। कौन सा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। क्लियर है? इधर रिपल्शन लगेगा। कौन सा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और इनमें आपस में कौन सा लगेगा? बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और आपको पता है कौन ज्यादा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की बॉन्ड पेयर? लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो इन शॉर्ट ये वाला रिपल्शन ज्यादा नहीं है, बट इधर साइड से रिपल्शन और इधर साइड से रिपल्शन बहुत ज्यादा है। तो क्या करेगा? इस लोन पेयर की वजह से ये जो बॉन्ड पेयर है ये थोड़े दब जाते हैं, इनको थोड़ा कंप्रेस हो जाता है। ये क्या? इस लोन पेयर की वजह से और इसके लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से ये जो बॉन्ड एंगल है, ये जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो कि कम होता है, तो ये बॉन्ड एंगल है वो थोड़े कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये लोन पेयर इधर से भी रिपेल कर रहा है, इधर से भी रिपेल कर रहा है, तो उसकी वजह से ये बॉन्ड थोड़े कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल घट जाता है। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, यही कंसेप्ट वाटर में। अब यहाँ पे तो एक ही था, अब यहाँ पे 2 और आ गए। देख, एक तो ये रिपल्शन, कौन सा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाला। एक इधर से रिपल्शन, कौन सा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाला। और ऊपर से इन दोनों में भी भयंकर रिपल्शन, कौन सा? लोन पेयर। ये तो बहुत ही ज्यादा होगा। तो इतना ज्यादा रिपल्शन लगाते हैं, एक तो ये दोनों बहुत दूर रिपल करते हैं और इतना ही फोर्स इधर से लगा देते हैं, तो डेफिनेटली इस बॉन्ड पेयर रिपल्शन को कोई पूछता ही नहीं है, और ये बेचारे बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट और ज्यादा हो जाते हैं, जितना कि NH3 में नहीं हुए उससे भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं वाटर में, क्योंकि नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़े तो उनसे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन तो मिल ही रहा है, और साथ ही साथ अब लोन पेयर रिपल्शन और आ गया, जिसकी वजह से ये इतना रिपेल कर देते हैं इन बॉन्ड को कि बॉन्ड बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और मात्र बॉन्ड एंगल अब कितना रह गया? 105 डिग्री। होना कितना चाहिए था हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग? 109। मिल कितना रहा है? 105। कुछ नहीं, रीजन ये रहा सामने आपके। कौन? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, कि लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होता, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम बॉन्ड पेयर रिपल्शन। दैट्स इट, सिंपल सी बात है। क्लियर है? तो ये कब कंसेप्ट फॉलो करना है तुम्हें? जब हाइब्रिडाइजेशन सेम आए। तो जब हाइब्रिडाइजेशन सेम आए, जैसे CH4 NH3 और वाटर में आ रही है, तो वहां पर डिसाइडिंग फैक्टर कौन था? लोन पेयर। और कंसेप्ट क्या है? जितने ज्यादा लोन पेयर उतना कम बॉन्ड पेयर। दैट्स इट। पेपर में भी आराम से निकलेगा, आंसर निकलेगा। वहां पे इतना कलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट ऑर्डर लगाना, सीधा कंसेप्ट है। लोन पेयर ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम। देख ले, लोन पेयर जितने बढ़ रहे हैं बॉन्ड एंगल घटता चल रहा है। दैट्स इट। आपको ये करने की जरूरत नहीं, ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। क्लियर है? पेपर में तो आपको बस रूल दिमाग में फिट करना है। क्लियर है? पहला रूल हाइब्रिडाइजेशन से सॉल्व करना, उससे नहीं हो रहा तो लोन पेयर से सॉल्व करना है। कैसे करना है बता दिया, जितने ज्यादा लोन पेयर उतना कम बॉन्ड एंगल। दैट्स इट। क्लियर है? अब बात आती है, क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो जाए लोन पेयर? बिल्कुल हो सकता है भाई। क्लियर है? तब क्या करेंगे हम? और कंपाउंड डिफरेंट है, बिल्कुल है, तब क्या करेंगे उसकी बात सुन ले जरा। अगर केस आए दोनों रूल फेल हो गए, बट वैसे होते नहीं है, बहुत रेयर केसेस में आते हैं, बट जनरली इन्हीं दोनों से काम हो जाता है। रेयर केसेस भी नहीं है, आ जाते हैं कभी कभी। तो अगर दोनों रूल फेल हो जाए, क्या? इफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम सेम एंड नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम सेम। क्लियर है? क्या? अगर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो जाए और नंबर ऑफ लोन पेयर सेंट्रल एटम में वो भी सेम हो जाए, तब 2 कंडीशन पॉसिबल हैं। तब 2 कंडीशन हमें फॉलो करनी पड़ती हैं, दिख रही होंगी उम्मीद कर रहा हूँ। क्लियर है? तब 2 कंडीशन देखी जाती हैं, पहली कंडीशन और दूसरी। सुनना जरा। तो इस केस में हमें 2 चीजें फॉलो करनी पड़ती है। एक सेकेंड बेटा रुकना जरा। ये रहा,
ठीक है। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए और नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम सेम हो जाए, तब हमें दो कंडीशन पॉसिबल होती है, ये वाली। क्या? तब हमें देखना पड़ता है उन मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम डिफरेंट है या सराउंडिंग एटम। क्लियर है? सेंट्रल एटम डिफरेंट है या सराउंडिंग एटम डिफरेंट है। तो दो कंडीशन आती है। पहली कंडीशन क्या दिखेगी आपको? सेंट्रल एटम डिफरेंट दिखेगा और सराउंडिंग एटम सेम दिखेंगे। क्लियर है? क्या दिखेगा? सेंट्रल एटम डिफरेंट दिखेगा और सराउंडिंग एटम सेम दिखेंगे, जैसे आपको इस केस में दिखता है। ये देख, इस केस में दिखता है, देखो जरा। हाइब्रिडाइजेशन सबकी sp3, सेम ग्रुप की हाइड्राइड्स हैं तो डेफिनेटली हाइब्रिडाइजेशन सबकी सेम होगी। हाइब्रिडाइजेशन सबकी sp3 और सब में एक एक लोन पेयर मिलता है। कितने मिलते हैं? सबके पास एक एक लोन पेयर, तो लोन पेयर भी सेम होगा, हाइब्रिडाइजेशन। अब हमें क्या चेक करना पड़ेगा? कौन सा केस? सेंट्रल एटम डिफरेंट एंड सराउंडिंग एटम सेम। देख ले, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, हो गया डिफरेंट। सराउंडिंग एटम इसके भी हाइड्रोजन, इसके भी हाइड्रोजन, इसके भी हाइड्रोजन और इसके भी हाइड्रोजन। तो इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। किस कंडीशन में? जब हाइब्रिडाइजेशन से भी आंसर नहीं आ रहा, लोन पेयर से भी नहीं आंसर आ रहा, तब हमें ये कंडीशन देखनी पड़ती है। कौन सी? सेंट्रल एटम डिफरेंट है और सराउंडिंग एटम सेम है, या फिर सेंट्रल एटम सेम है और सराउंडिंग एटम डिफरेंट है। तो इस कंडीशन में क्या दिख रहा है? सेंट्रल एटम डिफरेंट और सराउंडिंग एटम सेम है। तो हमें क्या फॉलो करना है? हमें कुछ नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है। किसकी? जो भी डिफरेंट है। यहाँ पे कौन डिफरेंट है? सेंट्रल एटम। तो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी देखनी है? सेंट्रल एटम की। तो जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं सेंट्रल एटम की, तो क्या क्या कंडीशन है? जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की, उतना ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल। क्या कंडीशन है? जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की, उसका उतना ज्यादा ही बॉन्ड एंगल होता है। दैट्स इट। क्या? सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा, उतना ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल। क्लियर है? तो इस केस में बॉन्ड एंगल की बात करें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो डेफिनेटली नाइट्रोजन का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा बिल्कुल मिलता है। क्लियर है? अब बाई चांस ये भी कंडीशन फेल हो रही हो, तब क्या करेंगे? देखो भाई, अगर ये कंडीशन फेल हो रही है तब सुनो जरा, देखो ध्यान से। अगर ये कंडीशन फेल हो रही है तब क्या करेंगे? तब दूसरा केस पॉसिबल हो सकता है, सेंट्रल एटम सेम मिल रहा होगा तुम्हें। क्या मिल रहा होगा? सेंट्रल एटम, बट सराउंडिंग एटम डिफरेंट मिल रहे होंगे। क्या मिल रहे होंगे? सराउंडिंग एटम डिफरेंट। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी देखेंगे? सराउंडिंग एटम की। तो सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से क्या डिपेंड करता है? सुनना जरा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम बढ़ी। किसकी बढ़ी? सराउंडिंग एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसका बॉन्ड एंगल कम होता है। इसका और इसका ऑपोजिट है बिल्कुल। क्लियर है? इसमें कौन डिफरेंट है? सेंट्रल एटम, सराउंडिंग सेम है। तो यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं सेंट्रल एटम की, तो वो जितनी ज्यादा, बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा। बट अगर दूसरा केस फॉलो हो रहा है, सेंट्रल एटम हमें सेम मिल रहा है, सराउंडिंग एटम डिफरेंट मिल रहे हैं। कौन? सराउंडिंग एटम हमें डिफरेंट मिल रहे हैं। अभी एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? कौन डिफरेंट मिल रहे हैं? सराउंडिंग एटम। तो जब हम सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा करते हैं, तब हमें बॉन्ड एंगल कम मिलता है। तो ऑपोजिट चलता है। क्लियर है? अगर पहले वाले दोनों रूल फेल होते हैं तो हम ये दोनों रूल फॉलो करते हैं। पहला, सेंट्रल एटम डिफरेंट, सराउंडिंग सेम, तो ये कंसेप्ट चलता है। दूसरा रूल, सेंट्रल एटम सेम है और सराउंडिंग डिफरेंट है, तो ये कंडीशन चलती है। दैट्स इट। ये 4 बेसिक से रूल है। बॉन्ड एंगल कभी गलत नहीं होगा आपका आंसर। बॉन्ड एंगल कभी गलत नहीं करोगे आप। बॉन्ड एंगल का अगर आपको ऑर्डर अरेंज करना है तो कभी गलत आंसर नहीं आएगा, हमेशा सही आएगा। अगर आपको ये चारों रूल्स रटे हुए ध्यान है, दिमाग में फिट बैठ गए हो। क्लियर है? हाँ या ना? तो एक बार इन दोनों कंडीशन के एग्जाम्पल देख लो। पहला देखो भाई, NH3 और PH3 का एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। देखो NH3 एंड PH3। क्लियर है? हाइब्रिडाइजेशन दोनों में सेम, लोन पेयर दोनों में एक एक सेम। तो अब हमें क्या चेक करना है? पहला केस, सेंट्रल एटम तो डिफरेंट नहीं है और सराउंडिंग एटम तो सेम नहीं है। बिल्कुल, सेंट्रल एटम हमें डिफरेंट मिल गए और सराउंडिंग एटम हमें सेम मिल गए। तो मतलब रूल नंबर 3 का ए पार्ट फॉलो होगा। क्या? कौन सा ए पार्ट था? सेंट्रल एटम डिफरेंट, सराउंडिंग एटम सेम। कौन सा पार्ट था? क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी सेंट्रल एटम की, बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी सेंट्रल एटम की, बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा। अब पूछा जाता है नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फास्फोरस? तो अगर आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ा है तो आपको ये वाली बात पता होगी। डाउन द ग्रुप, डाउन दी
ग्रुप नीचे तक बिस्मत तक, ठीक है ना। जब भी हम किसी ग्रुप में डाउनवर्ड्स मूव करते हैं तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू घटती है। अगर हम किसी ग्रुप में डाउनवर्ड्स मूव करते हैं, इधर बना दूं आपके लिए, दिख तो भी जाएगा, ठीक है ना। अगर किसी ग्रुप में हम लोग डाउनवर्ड मूव करते हैं तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। बता चुका हूं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, जिसने नहीं पढ़ा पढ़ो पहले जाके, तब तो ये चीजें आएंगी। क्लियर है। जब भी हम किसी ग्रुप में नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू घटती है। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फास्फोरस, बिल्कुल सही बात। क्लियर है। तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? नाइट्रोजन की। किससे? फास्फोरस। तो डेफिनेटली नाइट्रोजन का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा pH3 से। आई मीन NH3 का बॉन्ड एंगल डेफिनेटली ज्यादा होगा pH3, और बिल्कुल होता है। NH3 में जब अपन देखते हैं तो हमें मिलता है 107.8 डिग्री, और वहीं पे जब हम pH3 में देखते हैं तो हमें 93.8 डिग्री मिलता है। बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्लियर है। तो डेफिनेटली बॉन्ड एंगल NH3 का ही मिलेगा। कंसेप्ट है, ध्यान रखना। क्या? हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर सेम। तब हम क्या देखते हैं? सेंट्रल एटम को। किसको देखते हैं कि सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है और सराउंडिंग सेम है। तब हमें क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करनी है सेंट्रल एटम। जिस भी सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसी का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। ये सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में बात। किसके रिस्पेक्ट में बात? जब हम सेंट्रल एटम को देख रहे हैं, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंसीडर कर रहे हैं। क्लियर है। अब दूसरा केस और सुन ले। जब सेंट्रल एटम सेम है और सराउंडिंग डिफरेंट है, वहां पर भी लागू होता है। अब वहां पर क्या फॉलो होता है वो सुनना। एग्जाम्पल लिया है COF2 एंड COCl2, हाइब्रिडाइजेशन निकाली। इसकी भी sp2 निकल रही, इसकी भी sp2 निकल रही, तो हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गई। लोन पेयर चेक करें, इसमें भी 0, इसमें भी 0, तो वो भी सेम हो गए। अब कैसे करें? सेंट्रल एटम देखो, सेंट्रल एटम कैसा है? सेम है, तो बी वाला केस लगेगा। किसको देखो? सेंट्रल एटम को पहले देखो। डिफरेंट मिलता है तो ए केस, सेम मिलता है तो बी केस। तो सेंट्रल एटम कैसा है? सेम। सराउंडिंग एटम डिफरेंट है। इसमें कौन मिल रहा है? F2, और इसमें कौन मिल रहा है? Cl2। तो केस नंबर बी लगेगा। क्या? सेंट्रल एटम सेम, सराउंडिंग एटम डिफरेंट। क्लियर है। तो अब किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे? सराउंडिंग एटम की। और कैसे देखेंगे वो सुन ले। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी सराउंडिंग एटम की, उतना ही बॉन्ड एंगल कम होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी सराउंडिंग एटम की, उतना कम बॉन्ड एंगल होगा। अब बात आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, कि फ्लोरीन की ज्यादा है कि क्लोरीन की। तो लगा ऑर्डर FCl Br I। अभी बताया मैंने, नीचे जाएंगे डाउन द ग्रुप तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है? घटती है। तो डेफिनेटली फ्लोरीन की ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की। तो क्या कंसेप्ट है? सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो उसका बॉन्ड एंगल कम। तो डेफिनेटली COF2 का बॉन्ड एंगल कम होगा और COCl2 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। सिंपल सी बात। किसका? COF2 का बॉन्ड एंगल कम होगा और COCl2 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। सिंपल कंसेप्ट है। दैट्स इट। तो ये बेसिक से 4 रूल थे विद देयर एग्जांपल्स। तो उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा। तो अगर पहले दोनों रूल फेल हो जाते हैं तो तीसरे रूल में 2 ऑप्शन आते हैं, वो आपको चेक करने पड़ेंगे कि सेंट्रल एटम डिफरेंट है या सराउंडिंग एटम डिफरेंट है। सेंट्रल एटम डिफरेंट है तो वो कंसेप्ट लगेगा कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा। अगर सराउंडिंग एटम डिफरेंट है तो ये वाला कंसेप्ट लगेगा, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो उसका बॉन्ड एंगल कम। दैट्स इट। तो ये बेसिक से 4 रूल आप ध्यान रखो। बॉन्ड एंगल का ऑर्डर कभी भी गलत नहीं जाएगा, नहीं जाएगा और नहीं जाएगा कभी भी गलत। एक आध एक्सेप्शन है वो मैं बता दूंगा, वहां पर उनसे घबराने की जरूरत नहीं है जो एक्सेप्शंस हैं। क्लियर है। तो उम्मीद कर रहा हूं ये चारों रूल क्लियर होंगे। तो अब एग्जाम्पल की तरफ बढ़ सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं ये चारों रूल आपको समझ में आ गए होंगे, दिमाग में छप गए होंगे। बेसिक सी चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। सिंपल सी कंडीशन है। तो अब मैं एक एक करके एग्जाम्पल्स ले रहा हूं, आप ध्यान से सुनते चलना। पहले पॉज करके वीडियो को आप खुद ट्राई करना, तब जाके मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको सुनना, मजा ज्यादा आएगा। पहले आप खुद ट्राई करना, फिर जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं फिर उसे देखना, तब मजा ज्यादा आएगा, ठीक है ना। तो पहले एग्जाम्पल धीरे धीरे करके एक एक करके लेते हैं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है तो सुनना। सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखना, इसमें से एक फंसेगा इस साल भी। क्लियर है। इनमें से फंसेगा जरूर एक ना एक क्वेश्चन, गारंटी है, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखो भाई, पहले एग्जाम्पल लिया, मेरे पास 3 कंपाउंड है BeCl2 BCl3 CCl4, करा चुका हूं, वापस से लिख दिया मैंने। क्लियर है। 3 कंपाउंड है BeCl2 BCl3 CCl4। हाइब्रिडाइजेशन निकालो, sp sp2 sp3। ये मत पूछना कैसे निकाली, सिखा चुका हूं। क्लियर है। बॉन्ड एंगल डायरेक्ट आंसर लगा, sp का 180, इसका 120 अप्रॉक्स, इसका 109 डिग्री 28 मिनट, डेफिनेटली दिख गया। BeCl2 का बॉन्ड एंगल ज्यादा, उससे कम BCl3 का और सबसे कम CCl4 का। दैट्स इट। पहला एग्जाम्पल सबसे बच्चों वाला, चुल्लू सा, कोई भी कर लेगा। क्लियर है। किसके बेसिस पे? पहला रूल हाइब्रिडाइजेशन। किसके बेसिस पे? पहला रूल हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा देखो भाई,
दूसरे में क्या करना है, बनाओ। NO2 पॉजिटिव एंड NO2 नेगेटिव दे रखा है। क्या दे रखा है? NO2 पॉजिटिव, उसको NO2 नेगेटिव कर लीजिएगा। NO2 पॉजिटिव एंड NO2 नेगेटिव दे रखा है। निकालो हाइब्रिडाइजेशन। इसकी Sp, इसकी Sp2, खत्म, आंसर यहीं पे आ गया। हाइब्रिडाइजेशन NO2 पॉजिटिव की Sp, NO2 नेगेटिव की Sp2, आंसर आ गया। Sp के लिए 180 होता है और Sp2 में 120, डेफिनेटली आंसर आ गया। तो किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा? NO2 पॉजिटिव का, NO2 नेगेटिव। ये भी किस रूल पे? फर्स्ट रूल पे। डायग्राम की बात आती है तो ऐसे बनता है NO2 का स्ट्रक्चर, देख लो, पॉजिटिव का, और NO2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। डेफिनेटली 180 एंगल ज्यादा होता है 120 डिग्री के करीब, या 120 से लेस देन 120 होगा क्योंकि लोन पेयर आ रहा है। एक्चुअल में प्रॉपर 120 नहीं होगा बट लेस देन होगा, बट हाइब्रिडाइजेशन मिल रही है तो उसी से आंसर आ गया। Sp हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू Sp2। तो मैंने बताया जब भी देखो तो सबसे पहला रूल लगाओ हाइब्रिडाइजेशन, फिर बढ़ो लोन पेयर पे, फिर उसके बाद बढ़ो सेंट्रल एटम पे। दैट्स इट। क्लियर है? तीसरा एग्जांपल देख, उम्मीद कर रहा हूँ ये दोनों एग्जांपल बच्चों वाले हैं, इसमें तो समझने की भी जरूरत नहीं है। क्या? केवल हाइब्रिडाइजेशन निकालो और हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे ही आंसर लगा दो। Sp हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होता है, उससे कम Sp2 का, और सबसे कम बॉन्ड एंगल Sp3 का, क्योंकि Sp का बॉन्ड एंगल 180 आता है, Sp2 का 120 आता है और Sp3 का 109 डिग्री 28 मिनट आता है। दैट्स इट, खत्म बात। क्लियर है? तीसरे एग्जाम्पल पे कूदो भाई। SO3 एंड SO2, देखो ये अच्छे एग्जाम्पल है। रूल बढ़ रहे हैं एक एक करके, रूल्स लगाओ, खत्म बात। आप खुद करो पहले फिर देखना, मैं बता रहा हूँ, वीडियो पॉज करके खुद कर सकते हो आप, बट मैं कंटिन्यूएशन में ले रहा हूँ। SO3 एंड SO2 कौन है? आंसर मत देखो, पहले एक्सप्लेनेशन सुनो, है ना। SO3 एंड SO2 निकालो हाइब्रिडाइजेशन। इसकी भी Sp2 निकल के आती है बच्चों, इसकी भी Sp2, तो पहला रूल सेम हो गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? सेम। तो पहला रूल खत्म, गोली मारो। अब हमें बढ़ना पड़ेगा दूसरे रूल पे। SO3 में जब निकालते हैं हम, लोन पेयर 0 निकलता है। SO2 में निकालते हैं तो लोन पेयर 1 निकलेगा। तो कंसेप्ट क्या था लोन पेयर का? जितने ज्यादा लोन पेयर उतना कम बॉन्ड एंगल, आंसर आ गया, खत्म बात। रूल नंबर 2 से ही किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा? जिसके लोन पेयर कम। SO3 में 0 लोन पेयर है, SO2 में 1 लोन पेयर है, तो डेफिनेटली SO3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू SO2। रूल नंबर 2 है यार, सीधा आंसर है, सीधा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? तो कैसे, रीजन भी सुन ले, बता चुका हूं वेस्पर थ्योरी। SO3 का स्ट्रक्चर, एक S, तीनों S लगते हैं डबल बॉन्ड बना के, एंगल 120 निकल के आता है। जब हम SO2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं बेंड शेप, और ये एंगल 120 से थोड़ा कम निकल के आता है, ये एंगल लेस देन 120। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर इस बॉन्ड पे इधर से रिपल्शन लगा रहा होगा और ये वाला इस पे लगा रहा होगा इधर से। क्लियर है? तो इस वजह से दोनों बॉन्ड थोड़े कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और एंगल 120 से थोड़ा घट जाता है। क्लियर है? 120 से थोड़ा घट जाता है, तो आपको जरूरत नहीं है। मेन चीज रूल ध्यान रखो, जितने ज्यादा लोन पेयर उतने कम बॉन्ड एंगल। दैट्स इट। सिखा चुका हूं, पेपर में नहीं पूछता कितना एंगल है, बट मैं स्टिल मेंशन कर रखा है। क्लियर है? आपको रूल ध्यान रखना है। सेकंड रूल लगेगा, जितने ज्यादा लोन पेयर उतना कम बॉन्ड एंगल। क्लियर है? हाँ या ना? एक और एग्जांपल देख, NO3 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव एंड NO2 पॉजिटिव। ये नाइट्रोजन वाले बहुत आते हैं भाई, नाइट्रोजन वाले बहुत आते हैं एग्जाम्पल, ठीक है ना। पॉइंट बना दिया, नेगेटिव कर लेना। NO3 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव एंड NO2 पॉजिटिव। हाइब्रिडाइजेशन निकालो, इसकी Sp2, इसकी Sp2 और इसकी Sp, तो एक तो सॉल्व हो गया। कौन सा? ये वाला, ये थोड़ा गलत है, ऐसे एक तो सॉल्व हो गया आपका। कौन सा? NO2 पॉजिटिव वाला। हाइब्रिडाइजेशन जब हमने देखी तो सबकी सेम नहीं आ रही, एक की अलग हो गई NO2 की, कितनी? Sp। और आपको पता है Sp हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, तो अभी इन दोनों में डाउट है, NO3 और NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव और NO2 नेगेटिव। पर किस में डाउट नहीं है? NO2 पॉजिटिव, क्योंकि उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? Sp, बॉन्ड एंगल 180, तो NO2 का तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा। साइड में कर दो। क्लियर है? बचे कौन? NO3 नेगेटिव एंड NO2 नेगेटिव। इनकी हाइब्रिडाइजेशन दोनों की सेम निकल रही है, Sp2 Sp2। तो अब कैसे डिसाइड करेंगे? लोन पेयर भाई। कौन भाई? लोन पेयर भाई। तो लोन पेयर निकालो। जब इसका लोन पेयर निकालेंगे तो 0 आएगा। सिखा चुका हूं हाइब्रिडाइजेशन निकालना, और उसके लोन पेयर भी Z माइनस बॉन्ड पेयर कर लीजिएगा। क्लियर है? इसी तरीके से यहाँ पे देखा तो लोन पेयर 1 मिल रहा था। क्लियर है? तो इनमें डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? लोन पेयर। इसमें डिसाइडिंग फैक्टर कौन था? हाइब्रिडाइजेशन। दैट्स इट। तो लोन पेयर किसका ज्यादा? इसका। तो बॉन्ड एंगल किसका कम? इसका कम, इसका ज्यादा। तो NO3 नेगेटिव NO2 नेगेटिव से ज्यादा होगा, इसी तरीके से NO2 पॉजिटिव इन सबसे ज्यादा। तो प्रॉपर तरीके से बॉन्ड एंगल लगाएं तो ये आएगा, NO2 नेगेटिव का सबसे कम, उससे ज्यादा NO3 नेगेटिव का, और सबसे ज्यादा NO2 पॉजिटिव का। दैट्स इट। क्लियर है? तो पहला रूल लगाना, फिर उसके बाद ही सेकंड रूल पे जाना। ये नहीं पहले सेकंड पे कूद रहे हो फिर फर्स्ट रूल पे आ रहे हो, ऐसा नहीं, ऑर्डर में चलना।
तो पहले मैंने सबकी हाइब्रिडाइजेशन निकाली, तो जो हाइब्रिडाइजेशन सॉल्व हो रहा था उसको साइड कर लिया, बचे कौन, ये दोनों सेम हाइब्रिडाइजेशन। फिर मैंने लोन पेयर लगाए, फिर उससे निकल के आ रहा था, आंसर चिपका दिया मैंने लास्ट में। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसमें, NO2 पॉजिटिव में, बिकॉज इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या मिल रही थी, sp, क्या मिल रही थी, sp, तो एंगल कंफर्म हो गया था इसका 180 सबसे ज्यादा। बचे कौन, NO2 नेगेटिव और NO3 नेगेटिव, इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp2, बट लोन पेयर इसमें 0 थे, इसमें 1 थे, तो डेफिनेटली इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा इससे। कितना, जब बनाया इसका स्ट्रक्चर तो डेफिनेटली 120 मिल रहा था, प्रॉपर स्ट्रक्चर मिल रहा था। बट जब लोन पेयर की बात आई, इसमें एक लोन पेयर आने की वजह से इस लोन पेयर ने इधर से रिपल्शन लगाया, इस लोन पेयर ने इधर से रिपल्शन लगाया, और ये दोनों बॉन्ड थोड़े कॉन्ट्रैक्ट कर गए, तो बॉन्ड एंगल में डिक्रीमेंट आ गया, लेस देन 120। तो बॉन्ड ऑर्डर NO2 नेगेटिव का सबसे कम, NO3 नेगेटिव का उससे ज्यादा, और NO2 पॉजिटिव का सबसे ज्यादा। क्लियर है, हाँ या ना। अब ये तो बहुत ईजी था, ये तो कोई भी कर लेता। इसमें वो एक बहुत बढ़िया खेल खेलता है, वो बीच में NO2 डाल देगा इसके, इसमें मसाला बढ़िया बनाने के लिए, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन बनाने के लिए। और ऐसे काम वो ज़्यादा जेई वाले बच्चों के साथ ज़्यादा करता है, जेई वाले बच्चों के साथ ज़्यादा करता है वो काम इस तरीके के, जैसे मैं अब बताने वाला हूँ। क्लियर है, नीट वालों के साथ इतनी छिड़कानी नहीं करता जितनी वो जेई वालों के साथ करता है। तो वो एक छोटा सा इसमें एक स्पार्कल टाइप का छोड़ देता है, किसको, NO2, जिससे क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत वाला हो जाता है। बट नहीं, रट लो, NO2 का बॉन्ड एंगल रट लो आज के बाद 132 डिग्री, मरते हुए भी मत भूलना। बॉन्ड एंगल ऑफ NO2, जेई वाले बच्चे खासकर, नीट वालों को भी करना, उनके में आ गया तो तुम मर जाओ नहीं तो, ठीक है ना। तो NO2 का बॉन्ड एंगल रट लो 132 डिग्री। तो क्या करता है, इन्हीं तीनों के साथ ये NO2 भी डाल देता है इसमें, जिसकी वजह से आप क्वेश्चन छोड़े आते हो, जिसकी वजह से आप क्वेश्चन छोड़े आते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है NO2 को बीच में लगाना है, आगे लगाना है, पीछे लगाना है, क्योंकि इसमें इनमें तीनों में कंफ्यूजन हो जाता है। NO2 का सबसे ज़्यादा पता लग जाता है बिल्कुल आराम से। बट जब NO2 की बात आती है तो उसका एंगल याद रख लो 132 डिग्री। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भयंकर इंपॉर्टेंट है, जितने सोच सकते हो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन घुमाने के लिए वो NO2 को छोड़ देता है बीच में, जिससे आप अच्छे से क्वेश्चन खुशी खुशी छोड़ के आओ, बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको। क्लियर है, तो क्या करेगा ऑप्शन में, NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, NO2 एंड NO2 पॉजिटिव, इन चारों को छोड़ देगा आपके लिए। अब पूछेगा बॉन्ड एंगल का ऑर्डर लगाओ, इन तीनों के तो कोई भी लगा लेता है। NO2 का बॉन्ड एंगल नहीं समझ में आता है, 132 निकलेगा या 120 निकलेगा या 180 निकलेगा। क्लियर है, हाँ या ना। तो उसको सही करने के लिए, क्योंकि NO2 का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें कुछ ये मिलता है, ये स्ट्रक्चर मिलता है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, 2 तो डबल बॉन्ड बना लेते हैं और एक इधर से बन जाता है बॉन्ड, या बेंड शेप स्ट्रक्चर होता है, अलग ही स्ट्रक्चर होता है NO2 का, कुछ मैं दिखाता हूं, कुछ इस टाइप का बनता है, वो बेंड शेप ही बनाता है वो। ऑक्सीजन के साथ इधर से ओवरलैपिंग कर लेता है वो, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, बेंड शेप बनती है, पर ये जरूर है बेंड शेप बनती है NO2 का स्ट्रक्चर में। क्लियर है, बेंड शेप बन के आता है NO2 का स्ट्रक्चर, तो उसका जो बॉन्ड एंगल है उसमें थोड़ा झमेला आ जाता है, उसके जो बॉन्ड एंगल है उसको में झमेला आ जाता है, उसमें कितना होता है 132 डिग्री, कितना होता है बॉन्ड एंगल 132 डिग्री। क्लियर है, उसको याद कर लो, जरूरत नहीं है आपको स्ट्रक्चर बनाने की, दिक्कत आ जाएगी नहीं तो। क्लियर है, NO2 का बॉन्ड एंगल याद कर लो 132 डिग्री होता है, तो आराम से अरेंज कर सकते हो। इसका कितना था 180, इसका कितना 120, इसका 120 से भी कम, तो डेफिनेटली NO2 की पोजीशन दिख गई होगी, यहाँ पर आएगा बीच में NO2, कौन आएगा, यहाँ पर NO2 आएगा। क्लियर है, कौन आएगा यहाँ पर NO2। क्लियर है, तो अरेंज करेंगे ऑर्डर, तो NO2 पॉजिटिव सबसे ज़्यादा, और NO2 उसके बाद, NO3 नेगेटिव उसके बाद, और सबसे कम NO2 नेगेटिव। तो NO2 पॉजिटिव की जगह बीच में आप फिट कर लेना, एंगल याद कर लेना उसका 132 डिग्री होता है। क्लियर है, तो कोई कलेश नहीं आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आए तो छोड़ के मत आ जाना भाई। क्लियर है, इस टाइप का क्वेश्चन आए तो छोड़ के मत आ जाना, बेसिक सा क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। केवल NO2 की वजह से गलत कर गया होगे तो बड़ी नाइंसाफी होगी। क्लियर है, दिक्कत आएगी भाई, इसीलिए कह रहा हूँ, ये करेगा वो, बहुत हरकतें देता है वो इस टाइप की। क्लियर है, चलें आगे, एक और एग्जाम्पल देखो भाई, NH4 पॉजिटिव, NH3 एंड NH2 नेगेटिव। कौन सा नेगेटिव, NH2 नेगेटिव। NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन, NH3 अमोनिया, और NH2 नेगेटिव अमाइन है ये।
क्या है, अमाइन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालो, sp3 sp3 sp3, तीनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम। लोन पेयर निकालो, पहले ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं लगा सकते अब आप हाइब्रिडाइजेशन के, अब लोन पेयर पे कूदो, 0 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, आंसर आ गया होगा, आंसर आ गया होगा। जितने ज्यादा लोन पेयर उतना कम बॉन्ड एंगल, आंसर आ गया होगा। जितने ज्यादा लोन पेयर उतना कम बॉन्ड एंगल, रूल नंबर 2 से ही आंसर आ गया। डायग्राम बनाना चाहते हैं उनके स्ट्रक्चर देख लो, n पे पॉजिटिव चार्ज लगाना, 4 हाइड्रोजन बना लेना, NH3 पे पिरामिडल शेप, 3 हाइड्रोजन नीचे 1 लोन पेयर, NH2 नेगेटिव बिल्कुल वाटर की तरह बेंड शेप में आ जाता है, किसकी तरह, बिल्कुल वाटर की तरह, 2 लोन पेयर, 2 हाइड्रोजन और n पे नेगेटिव चार्ज। क्लियर है, NH2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर, दैट्स इट, सिंपल सी कंडीशन है। आंसर आपको बनाने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट समझ में आ गया होगा रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, दैट्स इट। क्लियर है, हाँ या ना, इजी सा एग्जाम्पल है, आना चाहिए पक्का। एक और एग्जाम्पल देखो, अब मैं बात कर रहा हूँ एक स्पेशल केस की, ग्रुप 15 की हाइड्राइड्स की। किसकी बात कर रहा हूँ, ग्रुप 15 की हाइड्राइड्स की। क्लियर है, एक स्पेशल केस, क्लियर है, ग्रुप 15 हाइड्राइड्स बनाओ भाई, NH3 PS3 ASH3 SBH3। क्लियर है, हाइब्रिडाइजेशन निकालो, रूल नंबर 1 sp3 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 फेल हो गया। रूल नंबर 2 लोन पेयर निकालो, 1 1 1 और 1। क्लियर है, रूल नंबर 2 भी फेल हो गया। रूल नंबर 3 क्या देखेंगे, सेंट्रल एटम कैसा है, डिफरेंट। इसके आगे चेक करो, सराउंडिंग एटम कैसा है, सेम, मतलब रूल नंबर 3 का ए पार्ट लगेगा। सेंट्रल एटम डिफरेंट, सराउंडिंग एटम सेम। क्या बोलता है वो रूल नंबर 3 का ए पार्ट, कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा, बॉन्ड एंगल भी उतना ही ज्यादा। क्लियर है, 3 का ए पार्ट, रूल नंबर 3 का ए पार्ट क्या था, सेंट्रल एटम डिफरेंट, सराउंडिंग एटम सेम, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम जितनी ज्यादा, बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा। उम्मीद कर रहा हूं आंसर दिख गया होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात आती है तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, जो आप ग्रुप में देखते हो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, डाउन द ग्रुप का ऑर्डर है। डाउन द ग्रुप अगर हम मूव करेंगे तो इन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, या इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। क्लियर है, इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, तो डेफिनेटली NH3 का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा एंड सबसे कम SBH3 का बॉन्ड एंगल। क्लियर है, तो रूल नंबर 3 का ए पार्ट फॉलो होगा, रूल नंबर 3 का ए पार्ट फॉलो होगा। क्लियर है, इसी तरीके से सिमिलरली इसको देखा देखी ग्रुप 16 की भी हाइड्राइड्स में चेक कर लो, ग्रुप 16 की भी हाइड्राइड्स में चेक किया जाता है, H2O, H2S, H2Se एंड H2TE। हाइब्रिडाइजेशन sp3 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 फेल, रूल नंबर 1। लोन पेयर 2 2 2 और 2, रूल नंबर 2 भी फेल। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाली, लोन पेयर कैसे निकाले, सिखा चुका हूं निकालना, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट। क्लियर है, हाँ या ना, तो हाइब्रिडाइजेशन भी फेल, लोन पेयर भी फेल। तीसरे क्या देखो, सेंट्रल एटम सेम है कि डिफरेंट, डिफरेंट 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 डिफरेंट, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम। क्लियर है, तीनों चारों के चारों सेंट्रल एटम डिफरेंट है। सराउंडिंग देखो, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, मतलब कौन सा रूल लगेगा, रूल नंबर 3 का ए पार्ट, क्या, सेंट्रल एटम डिफरेंट, सराउंडिंग एटम सेम। क्या बोला इसने, रूल नंबर 3 के पार्ट ने, सेंट्रल एटम से डिफरेंट हो, सराउंडिंग एटम सेम हो, तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा, बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा। तो रूल नंबर 3 का ए पार्ट क्या, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा, बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात ग्रुप में करी जाती है, जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वापस से वही कंसेप्ट, एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी तो इसी हिसाब से बॉन्ड एंगल भी घटेगा। तो सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने की वजह से बॉन्ड एंगल घटता चला जाएगा, दैट्स इट। तो रूल नंबर 3 का ए पार्ट। बट एक ये बट लगाने से बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है। एक्चुअल में ये जो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर है किसका, ग्रुप 15 और ग्रुप 16 की हाइड्राइड्स का, जो एक्चुअली में आपको समझाऊंगा मैं, वो ड्रैगोज रूल पढ़ाऊंगा, एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ड्रैगो रूल। 15th और 16th ग्रुप की हाइड्राइड्स में लगाते हैं अपन। क्लियर है, असल में जब हम इनके बॉन्ड एंगल्स की वैल्यू देखते हैं बच्चों, तो पहले वाले एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट जो नीचे के हैं, पहले वाले एलिमेंट चाहे आप इसमें देखें चाहे 15th ग्रुप में, 15th ग्रुप में अमोनिया और 16th ग्रुप में वाटर को छोड़ के जो बाकी के बचे हुए एलिमेंट्स की हाइड्राइड है, उनके एंगल 90 डिग्री के पास पहुंच जाते हैं।
उनके एंगल डिक्रीमेंट होता है, बिल्कुल आप आंसर इससे लगा सकते हो। अगर आपको लगाने के लिए ऑर्डर आए, आप समझा सकते हो 16 ग्रुप और 15 ग्रुप के बॉन्ड एंगल के ऑर्डर अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, कोई आंसर सही आएगा आपका। बट एक्चुअली में जो प्रॉपर तरीके से समझाए जाते हैं इन 15 ग्रुप और 16 ग्रुप के बॉन्ड एंगल के ऑर्डर, वो ड्रैगोज रूल से समझाए जाते हैं। आपको मना नहीं कर रहा, ये रूल बिल्कुल परफेक्ट है, यूनिवर्सल है, बिल्कुल सही आंसर आएगा इस रूल के अकॉर्डिंग। बट जो एक्चुअली मैं आपको समझाऊंगा 15 ग्रुप और 16 ग्रुप के बॉन्ड एंगल के ऑर्डर, उसमें दिक्कत क्या आती है कि 15 ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर और 16 ग्रुप का फर्स्ट मेंबर, जैसे उसमें NH3 हो गया, इसमें वाटर हो गया, इन दोनों को छोड़ के इनके जो सेकंड मेंबर के नीचे होते हैं, जो सेकंड से लेकर नीचे मेंबर्स जितने भी हैं, बाकी के बचे हुए मेंबर्स, इनके बॉन्ड एंगल चक्कर क्या है, वो 90 डिग्री के पास पहुंच जाते हैं, इतने ज्यादा कम हो जाते हैं कि वो 90 डिग्री के पास पहुंच जाते हैं। तो उसमें एक नया कंसेप्ट लगता है ड्रैगोज रूल, जो सिखाऊंगा अगले नए सेशन में, इस सेशन में इंक्लूड नहीं कर रहा। तो अभी बस इसके अकॉर्डिंग आंसर बनाओ, और इसके अकॉर्डिंग सही है, कोई गलत नहीं है, इसके अकॉर्डिंग आंसर लगाना सही है, कोई गलत नहीं है। बट एक्चुअल में जो एक्सप्लेनेशन है वो ड्रैगोज रूल देता है। एक्चुअल में जो एक्सप्लेनेशन है इनके बॉन्ड एंगल्स का, वो ड्रैगोज, तो वही लिखा है, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल ऑफ द मेंबर ऑफ ग्रुप 15th एंड 16th आर एक्चुअली एक्सप्लेन्ड बाय ड्रैगोज रूल। क्या है बताएंगे, क्लियर है? तो आंसर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है इन रूल से, कोई दिक्कत नहीं है। बट स्पेशल केस है 15 ग्रुप की और 16 ग्रुप की हाइड्राइड्स में, क्या इनका जो एक्चुअल में जो बॉन्ड एंगल की वैल्यूज है वो एक्सप्लेन ड्रैगोज रूल के अकॉर्डिंग करी जाती हैं। अब है क्या, होता क्या है, वो अगले सेशन में देखेंगे, क्लियर है? अभी आगे के एग्जांपल्स देखिएगा। एक और एग्जांपल देखो, कौन सा, COF2, COCl2, COBr2 एंड COI2 निकालो भाई। रूल नंबर 1, फिर रूल नंबर 2, फिर रूल नंबर 3 पे बढ़ेंगे। रूल नंबर 1 हाइब्रिडाइजेशन, इसकी भी sp2, इसकी भी निकाल लो। हाइब्रिडाइजेशन अकॉर्डिंग टू Z, बिल्कुल निकाल लो, Z के अकॉर्डिंग यही आएगी, sp2। जब हम लोन पेयर की बात करेंगे 0 0 0 0, हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर सेम, तो रूल नंबर 1 फेल, रूल नंबर 2 फेल। अब बात करेंगे रूल नंबर 3 की, इसकी बात करेंगे रूल नंबर 3, क्या सेंट्रल एटम देखो, सेंट्रल एटम कैसा मिल रहा है, सेम मिल रहा है। सराउंडिंग एटम देखो कैसे मिल रहे हैं, डिफरेंट, तो कौन सा रूल लगेगा, रूल नंबर 3 का बी पार्ट, रूल नंबर 3 का बी पार्ट, देखा ना सामने, सेंट्रल एटम कैसे मिल रहा है, सेम, सराउंडिंग कैसे मिल रहा है, डिफरेंट, तो कौन सा रूल लगेगा, रूल नंबर 3 का बी पार्ट लगेगा। क्या बोला था उसने कि सेंट्रल एटम तो सेम है और सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या बोला उस रूल ने कि सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा, बॉन्ड एंगल उतना ही कम, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी सराउंडिंग के एटम्स की, उतना कम उसका बॉन्ड एंगल होगा। दैट्स इट, लगा दो आंसर। नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है तो डेफिनेटली बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, क्योंकि सराउंडिंग एटम की घट रही है। किसकी, हमें क्या बताएं, सराउंडिंग एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल कम, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, तो डेफिनेटली उसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, आयोडीन, तो उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। और ग्रुप में आपको पता ही है नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। FCl Bri सेम ग्रुप के मेंबर है, और जब आप फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ देखोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू घटती चली जाएगी अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, सिखा चुका हूं, क्लियर है? ध्यान से देख लो एक बार। क्लियर है? तो नीचे जाने पर क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एटम की घट रही है, यहाँ पे देख लो FCl Bri, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के साथ बॉन्ड एंगल घट रहा है, तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर घटाओगे तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात, दैट्स इट। हाँ या ना? तो रूल नंबर 3 का बी पार्ट फॉलो हुआ है, रूल नंबर 3 का बी पार्ट फॉलो हुआ है, क्लियर है? हाँ या ना? एक और एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 9, इसमें भी सिमिलर बात है। तो एग्जाम्पल 8 और एग्जाम्पल 9 सिमिलर है, बस मैंने वहां की कार्बन की जगह सल्फर कर दिया। अब SOF2, SOCl2, SOBr2 एंड SOI2, उम्मीद कर रहा हूं आप खुद कर लेंगे, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो, उम्मीद कर रहा हूं खुद कर लेंगे। बस मैंने कार्बन की जगह सल्फर कर दिया है, इतनी उम्मीद रख सकता हूं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, क्लियर है? ध्यान से सुन रहे होंगे वीडियो, तो उम्मीद कर रहा हूं खुद भी कर सकते हैं, एक्सप्लेन नहीं करने की जरूरत है मुझे, देख लो तब भी। बस यहाँ पे फर्क है, वहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 थी, यहाँ पे sp3 है, वहां पे लोन पेयर 0 थे, यहाँ पे लोन पेयर 1 है, बट कंसेप्ट वही लग रहा है,
कंसेप्ट वही लग रहा है। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं हो गया होगा। क्लियर है? हाँ या ना? तो यहां तक तो सारी बातें कंफर्म होंगी, आपको सारे रूल लगाने आ गए होंगे अभी तक। क्लियर है? अब कुछ एक्सेप्शन दिखाता हूं। अब कुछ एक्सेप्शंस जो हमारे अकॉर्डिंग लग रहा था आंसर ऐसे आना चाहिए, बट कुछ अलग ही आंसर निकल के आया होगा, देखना। अब एक्सेप्शन नंबर फर्स्ट सुनो ध्यान से, H2O एंड CH3O CH3 का, ये तो वाटर है भाई, कौन है ये? वाटर, एंड दिस इज डाइमिथाइल ईथर। कौन है? डाइमिथाइल ईथर। क्लियर है? तो इन दोनों में अब हम देखेंगे किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, किसका बॉन्ड एंगल कम होगा। क्लियर है? धीरे धीरे रूल नंबर फर्स्ट लगाओ। हाइब्रिडाइजेशन निकाली दोनों की, sp3, रूल नंबर फर्स्ट फेल्ड। बॉन्ड एंगल निकाल, सॉरी लोन पेयर्स निकालिए, इसमें भी दो, इसमें भी दो, तो रूल नंबर सेकंड फेल्ड। अब तीसरे रूल में हमारे पास दो ऑप्शन है, ए एंड बी। अब कौन सा लगेगा देखें। सेंट्रल एटम सेम, सराउंडिंग एटम डिफरेंट, मतलब इसमें कौन है? हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, इसमें कार्बन जुड़ रहे हैं डायरेक्ट। क्लियर है? तो अब कौन सा कंडीशन है? सेंट्रल एटम सेम और सराउंडिंग एटम डिफरेंट। क्लियर है? मतलब रूल नंबर थर्ड का बी पार्ट लगेगा। कौन सा पार्ट? रूल नंबर थर्ड का बी पार्ट। क्या बोला उसने? कि सेंट्रल एटम तो सेम है, सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, मतलब सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो उसका बॉन्ड एंगल कम। जब क्या? रूल नंबर थर्ड का बी पार्ट आप लगाओगे। क्या बोला बी पार्ट ने? सेंट्रल एटम सेम, सराउंडिंग एटम डिफरेंट, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एटम की जितनी ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल उतना ही कम। तो जब हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी, हाइड्रोजन की बच्चों होती है 2.1 और कार्बन की होती है 2.5, तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए? वाटर का बॉन्ड एंगल ज्यादा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू OCH3 ऑन द बेसिस ऑफ रूल नंबर थर्ड बी पार्ट। किसके? रूल नंबर थर्ड के बी पार्ट ने क्या बोला? अगर सेंट्रल एटम सेम है और सराउंडिंग एटम डिफरेंट है तो सराउंडिंग एटम की जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसका उतना कम बॉन्ड एंगल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन वाली ज्यादा है तो उसका बॉन्ड एंगल कम होना चाहिए और वाटर का बॉन्ड एंगल ज्यादा। तो एक्सपेक्टेड बॉन्ड ऑर्डर था, सॉरी बॉन्ड एंगल ऑर्डर था कौन सा? वाटर का एंगल ज्यादा हो और डाइमिथाइल ईथर का बॉन्ड एंगल कम हो, बट असल में ये ऑर्डर होता नहीं है। असल में ये ऑर्डर होता नहीं है। तो एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बॉन्ड एंगल ऑर्डर क्या है? इसका रिवर्स, और उसका एक्सप्लेनेशन सुनना। तो एक्चुअल बॉन्ड एंगल जब हमने देखा एक्सपेरिमेंटल, तो हमें मिला डाइमिथाइल ईथर का बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाता है इन कंपैरिजन टू वाटर। इसका बस एक मात्र छोटा सा रीजन है, बल्कि ग्रुप। क्या? अब ये क्या है सर बवाल? नया कोई बवाल नहीं है, ध्यान से सुनो। वाटर में कौन लग रहा है? सराउंडिंग एटम में मात्र बेचारे छोटे छोटे से 2 हाइड्रोजन एटम, बट डाइमिथाइल ईथर में कौन है? अकेला कार्बन नहीं है। कार्बन ने ये जो बराती बुला रखे हैं अपने साथ के, कौन बुला रखे हैं? बराती। कौन? हाइड्रोजन। तो कार्बन अकेला नहीं है भाई, कार्बन के बगल में साथ ही साथ हाइड्रोजन है। तो कार्बन अकेला नहीं है, CH3 की फॉर्म में है वो, इसकी फॉर्म में है CH3, और यहाँ पे तो भाई हाइड्रोजन अकेला है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट गया भाड़ में यहाँ पे। अब यहाँ पे देखा जाएगा बल। तो असल में यहाँ पर हाइड्रोजन बहुत हल्के हल्के हैं, इतना रिपल्शन नहीं करेंगे, बट डाइमिथाइल ईथर के केस में 2 बल्कि ग्रुप बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं? 2 बल्कि ग्रुप, और इन बल्कि ग्रुप में इतना ज्यादा रिपल्शन होगा, इतना ज्यादा रिपल्शन होगा कि एक्सेप्शनली डाइमिथाइल ईथर का बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाता है वाटर से। तो रूल फेल हो गया जो थर्ड का बी पार्ट था। तो हम लोग जो कंसीडर कर रहे थे अकॉर्डिंग टू रूल्स वो अब फॉलो नहीं होगा। डाइमिथाइल ईथर के केस में बॉन्ड एंगल एक्सेप्शनली एक्सपैंड करेगा बिकॉज ऑफ बल्की ग्रुप। तो वही लिखा है, बिकॉज ऑफ बल्की ग्रुप, दैट इज साइज ऑफ सराउंडिंग ग्रुप इज लार्ज दस रिपल्शन इज मोर। तो इतना ज्यादा साइज है इनका कि ये एक दूसरे के बगल में रहने ही नहीं चाहते, इतना ज्यादा रिपेल करते हैं कि यहाँ का बॉन्ड एंगल एक्सपैंड कर जाता है। क्या कर जाता है? यहाँ का बॉन्ड एंगल एक्सेप्शनली एक्सपैंड कर जाता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप। तो यहाँ पे बल्की ग्रुप आने की वजह से सब रूल गए पानी में, ना रूल नंबर 1 फॉलो हुआ, वो तो हो ही नहीं रहा था बेचारा। क्लियर है? बचा कौन था? लास्ट का रूल नंबर 3 का बी पार्ट फॉलो नहीं होगा क्योंकि बल्की ग्रुप की काम चलता है यहाँ पे। इसी तरीके से सिमिलर एक और एग्जाम्पल आता है, एक्सेप्शन है भाई। क्लियर है?
या ये कह लो रूल के अकॉर्डिंग आंसर नहीं आ रहा और उसका कुछ रीजन अलग है इसीलिए एक्सेप्शन बोल दिया है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, हमने एग्जांपल में लिया वाटर, डाइमिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर एंड डाइथाइल ईथर। तो ये ईथर के साथ केस लिया, वाटर का इसमें दोनों CH3 लगा दिया O से, इसमें एक O से CH3 लगा दिया, एक C2H5 लगा दिया और इसमें दोनों O से एक O से दोनों C2H5 लगा दिए। तो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे कौन है सराउंडिंग में, हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 C2H5, यहाँ पे C2H5 C2H5। तो ऊपर वाला ही केस है ये, सेम टू सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर सेम, सारे रूल फॉलो हो गए। रूल नंबर 3 का जब बी पार्ट लगाया, वो जब लगाया तो आंसर गलत आ रहा था। तो हमें क्या मतलब है, बल्कि ग्रुप। देख जरा, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ बल्कि ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं। पहले यहाँ पे केवल 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 CH3, अब CH3 से भी ऊपर बढ़ गए, एक CH3 एक C2H5, उससे भी ऊपर बढ़ गए दोनों C2H5। तो बल्कि ग्रुप इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये वाला जो बॉन्ड एंगल होगा इनका, ये वाला जो बॉन्ड एंगल हो रहा वो एक्सपेंड होता जा रहा होगा, ये वाला जो बॉन्ड एंगल होगा वो एक्सपेंड होता जा रहा होगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप। नीचे लिख दिया है ड्यू टू बल्की ग्रुप। तो डेफिनेटली बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लार्ज साइज सराउंडिंग एटम बोलो या बल्की ग्रुप बोलो। ऑर्गेनिक में जनरली बल्की ग्रुप वर्ड यूज करते हैं। क्लियर है, हाँ या ना? उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। बेसिक से एक्सेप्शन है, कुछ करना ही नहीं है, बच्चों वाला है, ठीक है ना? हाँ या ना? तो रूल जब लगाए तो रूल के अकॉर्डिंग आंसर गलत आ रहा था, तो यहाँ पर एक्सेप्शन है, इसको याद करके रखना। इसी तरीके से एक और बहुत फेमस एक्सेप्शन है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, सेम टू सेम छपा हुआ था। क्लियर है? वाटर और OCl2 का बॉन्ड एंगल चेक कराया था। वाटर और OCl2 का बॉन्ड एंगल, बच्चे रूल से आंसर नहीं आता इसका, आपको ये एक्सेप्शन ध्यान रखना पड़ेगा। वाटर की हाइब्रिडाइजेशन निकाली sp3 आ रही, OCl2 निकाली sp3, तो रूल नंबर फेल, टेंशन हुई। फिर लोन पेयर लगाया कंसेप्ट, लोन पेयर 2 आ रहे, इसके भी लोन पेयर 2 रहा है, फिर दिक्कत, अब रूल नंबर 2 भी फेल। अब कूदे किस पे, रूल नंबर 3। सेंट्रल एटम देखा दोनों का सेम, अब भाई बड़ी दिक्कत। इसके साथ सराउंडिंग एटम देखा है डिफरेंट, आंसर आना चाहिए। अब क्या आना चाहिए, आंसर, क्योंकि अब कौन सा कंसेप्ट दिमाग में आ गया, सेंट्रल एटम सेम सराउंडिंग एटम डिफरेंट। ध्यान नहीं आता उस समय, इसीलिए बोल रहा हूँ, एक्सेप्शन है, इसको प्रायोरिटी पे रखना। क्लियर है, याद रखना इसे। तो सेंट्रल एटम सेम सराउंडिंग एटम डिफरेंट, मतलब रूल नंबर 3 का बी पार्ट लगेगा। क्या बोला उसने, सेंट्रल एटम सेम सराउंडिंग एटम डिफरेंट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल सराउंडिंग एटम की जितनी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एटम की जितनी ज्यादा, बॉन्ड एंगल उतना ही कम, बॉन्ड एंगल उतना ही कम। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl की ज्यादा होती है और हाइड्रोजन की कम होती है। तो डेफिनेटली इसका बॉन्ड एंगल कम होना चाहिए और इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3 बी पार्ट। तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे हम, कि वाटर का बॉन्ड एंगल ज्यादा हो और OCl2 का बॉन्ड एंगल कम हो, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3 बी पार्ट। रूल नंबर 3 का जो बी पार्ट था उससे क्या एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, सराउंडिंग एटम है, बॉन्ड एंगल ज्यादा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू OCl2, डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की कम। बट यहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं होता, एक्सेप्शन। क्या, यहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं होता, क्यों? रीजन वापस से वही। तो एक्चुअल में जो ऑर्डर है वो इसका ऑपोजिट है। तो एक्चुअल जो ऑर्डर है इसका, H2O का बॉन्ड एंगल लेस देन OCl2 का बॉन्ड एंगल। इसका रीजन नीचे है, बल्की ग्रुप, वही घिसा पिटा रीजन। कौन सा, बल्की ग्रुप। क्लोरीन का साइज इतना ज्यादा है, क्लोरीन का साइज इतना ज्यादा है कि बहुत ज्यादा रिपेल कर जाता है। अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट रूल्स नहीं होना चाहिए, बट साइज भी बेटा रिस्पॉन्सिबल रहता है बॉन्ड एंगल को बढ़ाने में, जैसा कि आपको इन दोनों केस में दिख रहा है, वाटर और डाइमिथाइल ईथर वाले में और वाटर एंड OCl2 के केस में। तो Cl का साइज इतना बड़ा होता है कि इनके लोन पेयर जो हैं, इनके जो लोन पेयर हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा रिपेल कर जाते हैं, या ये दोनों सिमिलर आइटम है तो आपस में बहुत ज़्यादा रिपल्शन हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है वो एक्सपेंड होके 111 डिग्री पे पहुंच जाता है। और वहीं पे वाटर में देखें तो मात्र 105 डिग्री होता है, मात्र 105 डिग्री होता है। तो यहाँ पर भी सेम रीजन, साइज ऑफ Cl इज लार्ज सो रिपल्शन बिटवीन द बॉन्ड इज मोर। यहाँ पर भी वही रीजन है, क्लोरीन का साइज ज़्यादा है इसलिए उनके बॉन्ड के बीच में रिपल्शन ज़्यादा है, इसी वजह से उसका बॉन्ड एंगल एक्सपैंड कर जाता है और कितना हो जाता है 111 डिग्री। और वहीं पे वाटर की बात करें तो उसमें मात्र 105 डिग्री। क्लियर है, हाँ या ना? तो ये लास्ट एक्सेप्शन था जो मुझे बताना था।
बाकी हर केस में रूल लगाना बंद करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस थोड़ा ध्यान दे लेना कि बल्कि ग्रुप वाला केस तो नहीं आ रहा, थोड़ा सा ध्यान देना आपको कि बल्कि ग्रुप की कंडीशन तो नहीं आ रही। क्लियर है? एक्सेप्शन मैंने दिखाई दिया था। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ में ज़रूर आया होगा। इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बार, जितनी बार देखना चाहो उतनी बार देखना इसे, क्योंकि क्लियर नहीं हो तब तक रिवाइज करो इसे। क्लियर है? क्योंकि इंपॉर्टेंट सेशन है बेटा, क्वेश्चन आता है इस सेशन पे से, मैं गारंटी दे रहा हूँ। बॉन्ड एंगल पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्लियर है? तो बेसिक से 4 रूल्स हैं मेन जो आपको आज समझने थे इस सेशन में। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ में सारे पॉइंट्स मेरे आए होंगे आप लोगों को, क्योंकि अगर नहीं आए तो प्लीज़ वापस से इसको रिवाइज करके देखना, वापस से सारे एग्जाम्पल स्टार्टिंग से सुनना, डेफिनेटली आएंगे। क्योंकि मैंने रूल ऐसे हवा में नहीं उड़ाए, विद देयर एग्जाम्पल्स रखे हैं, क्योंकि इतने ऑर्गेनाइज मैनर में रख के दिए हैं, डेफिनेटली समझ में आना चाहिए। क्योंकि रूल, उसके बाद जस्ट एग्जाम्पल, फिर रूल, फिर एग्जाम्पल के साथ समझाया और फिर सारे एग्जाम्पल इकट्ठे भी लिए। क्लियर है? तो डेफिनेटली समझ में आना चाहिए। आप नोट्स बनाइए तो और ज़्यादा अच्छे से रहेगा काम। क्लियर है? तो इस सेशन को अपन यहीं पे एंड कर रहे हैं, अगले सेशन में किसी नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना? तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें मेरे वीडियोस को, और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सभी बच्चे ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्लियर है बच्चों? तो अगले सेशन में एक नए टॉपिक, मैं नाम भी बता देता हूँ, ड्रैगोज रूल। अगला सेशन जो बनाऊंगा मैं ड्रैगोज रूल पर ही बनाऊंगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड कंसेप्ट है। ठीक है ना? फिर आगे के टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे, बट अगला जो सेशन बनेगा ड्रैगोज रूल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग ही केस है, वो अलग ही, बिल्कुल अलग ही केस है, सबसे बहुत बेहतरीन केस है और बहुत अच्छे से समझाया है। ध्यान से सुनना उस लेक्चर को भी, बट पहले इसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। क्लियर बच्चों? तो अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।